मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाना में कार्यरत हूँ। आज हम ब्रिटेन की संसद का प्रथम सदन कॉमन सभा का अध्ययन करेंगे और उसमें कॉमन सभा की शक्तियाँ और उसकी रचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि कॉमन सभा यानी संसद के दो सदन हैं, कॉमन सदन, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, यानी हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड। बस अंग के रूप में हम देखते हैं तो सम्राट, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा है, यानी सम्राट, राजा या रानी जो भी है उनमें से। यानी कि इंग्लैंड जो हम पढ़ रहे हैं कॉमन सभा की रचना के बारे में, तो कॉमन सभा को हम लोक सदन, प्रतिनिधि सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन भी कहते हैं। और लॉर्ड सभा को हम द्वितीय सदन या स्थायी सदन या उच्च सदन, द्वितीय सदन भी कहते हैं। कॉमन सभा की रचना के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो उससे पहले हम ये देख लेंगे इंग्लैंड का लोक सदन यानी कॉमन सभा संसार का सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन है। इंग्लैंड के व्यवस्थापिका अंग के रूप में इसका महत्व इतना अधिक है कि प्रतिदिन की बोलचाल में हम कॉमन सभा को ही संसद का पर्यायवाची मान लेते हैं। वस्तुतः कॉमन सभा और लॉर्ड सभा दोनों ही से मिलकर संसद पूरी होती है तथा व्यवस्थापन कार्य भी दोनों ही सदनों द्वारा निश्चित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। कॉमन सभा को ही व्यवहार में संसद मानने का कारण कॉमन सभा के व्यवस्थापन संबंधी वे अधिकार जिनकी व्यापकता के कारण यह व्यवस्थापन के क्षेत्र में सर्वसर्वा बन जाती है। कॉमन सभा की रचना के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो सन 1948 के प्रतिनिधित्व संबंधी कानून के पारित होने के बाद से लोक सदन अब पूर्ण रूप से प्रतिनिधि सदन हो गया है। 1983 के बाद लोक सदन यानी कॉमन सभा की सदस्य संख्या 650 है, जिनमें 531 इंग्लैंड के, 36 वेल्स के, 71 स्कॉटलैंड के व 12 उत्तरी आयरलैंड के। ये सभी सदस्य पृथक पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में एक व्यक्ति एक मत के आधार पर वैक्स मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं। 1970 में किए गए परिवर्तन के अनुसार 18 वर्ष के प्रत्येक स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार प्राप्त है तथा 21 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाला कोई भी व्यक्ति नागरिक संसद के लिए चुनाव लड़ सकता है। परंतु आयरलैंड के सामंत वर्ग को छोड़कर सभी पीयर, चर्च के पादरी, मंत्रियों के अलावा अन्य लाभ के पदों पर कार्य करने वाले लोग चुनाव के लिए अयोग्य ठहराए गए हैं। ब्रिटेन में पहले कुछ बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी थे, लेकिन आज सभी निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय हैं। कॉमन सभा का एक सदस्य लगभग 75,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशियों, देशद्रोहियों, घोर अपराध के लिए दंडित व्यक्तियों और पागल या दिवालिया प्रमाणित व्यक्तियों के मताधिकार प्राप्त नहीं है। चुनाव में अवैधानिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को 5 वर्ष के लिए मताधिकार से वंचित कर देने का प्रावधान है। कॉमन सभा के सदस्यों का वेतन 12,000 पाउंड वार्षिक होता है। उन्हें यानी समय समय परिवर्तित होता रहता है। व्ययों के लिए अनेक भत्ते मिलते हैं। इसके अतिरिक्त निःशुल्क रेल यात्रा करने की सुविधा भी प्राप्त होती है। उसका निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है और सदस्यता कॉमन सभा के कार्यकाल के साथ साथ चलती है। लोकसभा के सदस्यों में खानों में काम करने वाले लोगों के वर्ग के सदस्य तथा अध्यापक, वकील, पत्रकार, व्यापारी, किसान और सैनिक वर्ग भी आते हैं, वर्ग के लोग आते हैं। कॉमन सभा यानी लोक सदन जो है का कार्यकाल सामान्यतः ब्रिटिश कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन संकट काल में इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, जैसा कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसा किया गया था। कॉमन सभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राजा अवधि के पूर्व भी विघटित कर सकता है और नए चुनाव करवा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कॉमन सभा में सत्ताधारी दल मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। जब लोकसभा यानी कॉमन सभा में सत्ताधारी दल मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए तथा वह दोबारा जनता से शक्ति प्राप्त करने के लिए नए चुनाव कराने की को राज्य से सिफारिश करता है। यानी सदन का अधिवेशन कब होता है? कॉमन सभा का अधिवेशन लॉर्ड सभा के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। इंग्लैंड में यह प्रथा प्रचलित है कि लोक सदन का यानी कॉमन सभा का वर्ष में कम से कम एक अधिवेशन बुलाया जाए, क्योंकि कुछ आवश्यक
विधेयक एक बार में केवल एक ही वर्ष के लिए पारित किए जाते हैं। साधारणतः वर्ष भर में लोक सदन को कम से कम 160 दिन बैठकें होती है। लोक सदन की गणपूर्ति है तो 60 सदस्यों की संख्या की आवश्यकता होती है। इंग्लैंड की संसद के अधिवेशन वेस्टमिनिस्टर भवन यानी पैलेस ऑफ द वेस्टमिनिस्टर में आयोजित किए जाते हैं। दोनों सदनों की बैठक सामान्य स्थिति में अलग अलग ही होती है, परंतु विशेष स्थिति में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे संसद के उद्घाटन के समय तथा राजकीय संदेशों व भाषणों को सुनने आदि के लिए। लोक सदन के अधिवेशन समाप्त सप्ताह में लोक सदन यानी कॉमन सभा के अधिवेशन सप्ताह में प्रथम 5 दिन होते हैं। शनिवार को साधारणतः अवकाश होता है तथा संकट काल में संसद को कभी भी आयोजित किया जा सकता है। संसद का मुख्य कार्य वाद विवाद है। संसद का मुख्य कार्य वाद विवाद है तथा यह कार्य विधि निर्माण तथा वित्तीय नियंत्रण से भी अधिक माना जाता है। लोक सदन के पदाधिकारी यानी लोक सदन का प्रमुख अधिकारी अध्यक्ष स्पीकर होता है। उसका निर्वाचन प्रत्येक संसद के गठन के बाद उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। चुनाव के लगभग 2 सप्ताह में नई संसद यानी नए कॉमन सभा का अधिवेशन यानी संसद का अधिवेशन कर लिया जाता है। जब संसद का प्रथम अधिवेशन बुलाया जाता है तो लाट सभा का एक संदेशवाहक, जिसे जेंटलमैन असर ऑफ द ब्लैक रॉड कहते हैं, सब सदस्यों को लॉर्ड सभा में जाने के लिए आह्वान करता है। वहाँ पर लॉर्ड चांसलर कॉमन सभा के सदस्यों को अपना अध्यक्ष चुनने के लिए कहता है तथा अन्य अधिकारी भी चुने जाते हैं। अन्य संसदीय अधिकारियों में साधन समिति का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ द वेज ऑफ मीन्स एवं उपाध्यक्ष प्रमुख होते हैं, जिनका चुनाव भी लोक सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है। असंसदीय स्थायी अधिकारियों में संसद के लिपिक, क्लर्क ऑफ द हाउस, सार्जेंट एट आर्म्स तथा चैपलैन प्रमुख होते हैं। सदन के लिपि के कार्यों की प्रकृति बहुमुखी है। वह सदन के आदेशों पर हस्ताक्षर करता है, लॉर्ड सभा को भेजे जाने वाले विधेयकों को प्रश्नांकित करता है, सदन की कार्रवाई का लेखा रखना तथा अध्यक्ष की सहायता से सरकारी पंजिका तैयार करने के प्रमुख कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं। सार्जेंट एट आर्म्स का प्रमुख कार्य सदन की प्रतिष्ठा को बनाए रखना है अथवा सदन के सब आदेशों को लागू करवाने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त द्वारपाल संदेशवाहकों को संदेश देने, सदन के अधिपत्रों पर अमल करने का कार्य करता है। यानी कि लोक सदन के जो कॉमन सभा के जो सदस्य हैं उनका कार्य, पदाधिकारी कार्य ये रहता है। हम इसके पश्चात हम देखते हैं कि कॉमन सभा की शक्तियाँ कार्य क्या क्या है। जैसे कि कॉमन सभा की शक्तियों कार्यों का अध्ययन करते समय अंग्रेजी यानी ब्रिटेन संविधान की उस विशेषता का स्मरण स्वतः हो जाता है जिसे सिद्धांत व व्यवहार का भेद कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप में जितनी शक्तियाँ कॉमन सभा को प्राप्त है अथवा उसके जितने कार्य उतनी शक्तियों का उपयोग व उतने कार्यों का संपादन व व्यवहारिक रूप में नहीं करता। सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में शक्तियों और कार्यों का भेद निम्न विवेचना से हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ एवं कार्य। मूलतः कॉमन सभा व्यवस्थापिका संस्था है। यह साधारण और संवैधानिक दोनों प्रकार कानून का निर्माण करने का अधिकारिणी है। दोनों तरह के कानूनों को भी कॉमन सभा एक जैसे सरलता से पारित कर सकता है। कानून निर्माण के क्षेत्र में अंतिम अधिकार कॉमन सभा का है। लॉर्ड सभा विधेयकों को कानून बनाने देने में केवल कुछ देर कर सकती है। कॉमन सभा का व्यवस्थापन क्षेत्र भी सर्वव्यापक है। देश का कोई स्थान, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसके व्यवस्थापन क्षेत्र से बाहर हो। अमेरिका की तरह वहाँ न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि संसद द्वारा पारित किसी कानून को अवैध घोषित कर सके। इस प्रकार लोक सदन इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में उच्चतम कानून निर्माण की संस्था है। परंतु यदि व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यवस्थापन के संबंध में हम लोग कॉमन सभा की स्थिति को देखें तो उसकी शक्ति को अवास्तविकता स्पष्ट हो जाती है। संसद के अधिवेशन ही राजमुकुट के अभिभाषण से प्रारंभ होता है, जिसका तात्पर्य है कि इस आयोजन के माध्यम से मंत्रिमंडल अपनी उन नीतियों की घोषणा कर रहा है जिन पर व्यवस्थापन के लिए अधिवेशन का आयोजित किया गया है। मंत्रिमंडल के प्रकरण में जैसा हमने देखा था, अधिकांश व्यवस्थापन मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। कॉमन सभा के सदस्यों को पहले तो इतना समय ही नहीं मिलता है कि वे किसी विधेयक का प्रारूप तैयार कर सके, और यदि
कोई सदस्य किसी विधेयक को तैयार करके सदन में प्रस्तुत भी कर दे तो उसका स्वीकृत होना या ना होना व्यवहार में मंत्रिमंडल के समर्थन पर ही निर्भर करता है। विधेयकों को अस्वीकार करने के लिए कॉमन सभा व्यवहार में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अंततोगत्वा कॉमन सभा के बहुमत दल को अपना मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित व्यवस्थापन का समर्थन करना ही पड़ता है। इस प्रकार व्यवहार में व्यवस्थापन संबंधी क्षेत्र में लोग कॉमन सभा का नहीं वरन मंत्रिमंडल का नेतृत्व रहता है। वित्तीय शक्तियाँ। ब्रिटेन में एक सुप्रसिद्ध कहावत है कि राजकोष जनता के अधिकार की वस्तु, और यही कारण है कि जनता के प्रतिनिधि कॉमन सभा को बजट के संबंध में अंतिम अधिकार प्राप्त है। लॉर्ड सभा वित्तीय विधेयकों को केवल 1 माह के लिए रोक सकती है। वित्त विधेयक केवल कॉमन सभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं और उसके द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात यदि 1 माह का समय बीत जाने पर लॉर्ड सभा उन्हें स्वीकार न करे तो भी वे कानून बन जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्धांत रूप से राजकीय वित्त पर लोक सदन का पूर्ण अधिकार है, परंतु व्यवहारिक स्थिति दूसरी ही है। राजकोषीय बजट का निर्माण मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्री यानी चांसलर ऑफ एक्सचेंजर द्वारा वह सदन में प्रस्तुत किया जाता है। बजट संबंधी प्रस्ताव राजमुकुट की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकते। राजमुकुट की सिफारिश व्यवहार में मंत्रिमंडल की ही सिफारिश होती है। बजट के प्रस्तुत होने के पश्चात भी कॉमन सभा का अधिकार केवल उसमें कटौती करने का या पूर्णतः स्वीकृत करने का है। वह अपनी ओर से व्यय में कोई वृद्धि नहीं कर सकता, ना कोई नवीन व्यय अथवा कर प्रस्तावित कर सकता है। मंत्रिमंडल अपने दलीय बहुमत के समर्थन के आधार पर बजट को प्राय मूल रूप में पारित करा लेता है। इस प्रकार कॉमन सभा की वित्त संबंधी शक्ति का प्रयोग भी व्यवहार में मंत्रिमंडल ही करता है। कार्यपालिका शक्ति के बारे में। कार्यपालिका के संबंध में भी कॉमन सभा की शक्ति महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मंत्रिमंडल कॉमन सभा की एक स्थायी समिति मात्र है। कॉमन सभा उस पर अपना नियंत्रण रखता है। वह मंत्रिमंडल में सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछता है, उसके कार्यों की आलोचना करता है, आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिमंडल की भर्त्सना करता है और उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रकट करके उसे हटा सकता है। बजट पर अपना नियंत्रण रखकर भी कॉमन सभा कार्यपालिका कार्यों पर अपना अंकुश रखता है। इन तमाम प्रक्रियाओं के दौरान यह आवश्यक नहीं है कि केवल विपक्षी दल ही आलोचना करे। एक सीमा के अंतर्गत रहते हुए बहुमत दल के सदस्य भी सरकार की आलोचना कर सकते हैं और उसके कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं। ब्रिटेन की परंपरा के अनुसार सरकार के समर्थकों द्वारा उसके विरुद्ध क्षणिक विद्रोह की निंदनीय नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्धांत रूप में कार्यपालिका के क्षेत्र में भी कॉमन सभा को पर्यामंडल कॉमन सभा की समिति मात्र है और वह केवल कॉमन सभा के निर्णयों को कार्य रूप देती है। केवल सैद्धांतिक तथ्य ही है। व्यवहार में नीति निर्धारण संबंधी अधिकांश निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा किए जाते हैं। निर्धारित नीति का क्रियान्वयन भी मंत्रिमंडल स्वयं की परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुकूल करता है। सदन में रखे प्रश्नों, कटौती, अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से लोक सदन कार्यपालक का से कुछ मामलों की जानकारी मात्र ही प्राप्त कर सकता है अथवा उसके कार्यों की किसी हद तक आलोचना ही कर सकता है। उसे सरलता से पदच्युत नहीं कर सकता, नहीं हटा नहीं सकता। कार्यपालिका को पदच्युत करने के अधिकार का प्रयोग लोक सदन व्यवहार में कितना करता है, यह इस बात से स्पष्ट है कि सन 1979 में कैलहन मंत्रिमंडल के पतन की घटना को छोड़कर 1885 से अब तक कभी भी कोई मंत्रिमंडल कॉमन सभा द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है। आज इतना ही। धन्यवाद।